अब आरव 10 साल का हो चुका था। वह पहले से थोड़ा लंबा हो गया और आंखों में पहले से ज्यादा जिज्ञासा, चेहरे पर कुछ और ऐसी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से ज्यादा लगती थी। एक दिन गर्मियों के एक शांत दोपहर थी। गांव के बाकी बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलने में मग्न थे, पर आरव वहां नहीं था। अब असल में बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, लेकिन आरव कभी कभी अकेले घूमने में ज्यादा मजा आता। ना जाने क्यों पुरानी हवेली की लाइब्रेरी उसे हमेशा खींच लेती। वह सीधे अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी की ओर गया, जहां अब भी वही सौंधी सी खुशबू और लकड़ी की अलमारी से भरी हुई पुरानी किताबों की दुनिया बसी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह भीतर पहुंचा, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जब आरव दादाजी को आवाज देता है, दादाजी, आरव ने आवाज दी। कोई उत्तर नहीं आया। दादाजी, आप यहाँ नहीं है क्या? उसने दोबारा पुकारा और पूछा। कोई हलचल नहीं हुई। अंदर से सिर्फ पुरानी दीवार से टकरा कर उसकी अपनी आवाज ही लौट आई। आरव थोड़ा उदास हुआ। वह जानता था कि दादाजी अक्सर दोपहर में यही मिला करते हैं, पुराने कागजों और किताबों में खोए हुए। लेकिन शायद वह कहीं और चले गए थे। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर धीरे से जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जहां अक्सर दादाजी बैठा करते थे। खिड़की से आती हल्की धूप और नरम हवा के बीच उसने गहरी सांस ली। आरव ने कुर्सी पर बैठते थोड़ी देर इधर उधर देखा। फिर मन में आया, जब तक दादाजी नहीं आते हैं तब तक क्यों ना कोई किताब पढ़ लो, शायद कुछ नया जानने को मिल जाए। अलमारी की तरफ गया। पुरानी किताबों की कतार, कुछ के कवर फटे, कुछ पर जले और कुछ तो इतने मोटी कि उठाने में भी मुश्किल। आरव की उंगलियां किताबों की रीढ़ पर चल रही थी, जैसे कोई खजाना ढूंढ रही हो। अचानक धप, ऊपर वाली शेल्फ से एक मोटी किताब नीचे गिर गई। आरव की आंखें फैल गई। ये अपने आप कैसे गिर गई? वो झुककर किताब उठाने ही वाला था कि उसके भीतर से एक पुराना लिफाफा फिसलकर जमीन पर आकर गिर गया। लिफाफा पीला पड़ चुका था, किनारों से कुछ जला हुआ था। आरव ने लिफाफा उठाया। लिफाफा अब भी आरव की उंगलियों में फंसा हुआ था, पुराना, किनारों से घिसा हुआ और धूल की महीन परतों से ढका। ऊपर मोटे साफ अक्षरों में एक नाम लिखा हुआ था, विराज। आरव फुसफुसाया, अरे ये तो दादाजी का नाम है। उसका दिल धक धक करने लगा। ये खत यहाँ कैसे आया? क्यों ये खत यहाँ क्यों था? दादाजी को किसी ने ये खत लिखा होगा। ये खत यहाँ क्यों था? दादाजी को किसी ने लिखा होगा, पर छुपा कर क्यों रखा? किसने रखा? उसने किताब को पास की मेज पर रख दिया। उस पर कोई नाम नहीं था, यानी उस किताब पर कोई नाम नहीं था। बस एक अजीब सा निशान बना था, बीच में हल्की सी मुड़ी हुई एक रेखा और दोनों सिरों पर गोल घेरे। ये किस चीज का निशान है?
आरव किताब को देखकर बुदबुदाया। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। अब उसकी नजर फिर से लिफाफे पर पड़ गई। उसकी नजर फिर से लिफाफे पर गई। ये खोलूं या दादाजी का इंतजार करूं? उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। वो सोचता रहा, शायद इसमें कोई बहुत पुराना राज छुपा हो। हंसते हुए एक छोटे से लड़की की तरह उसने ये सोचा। आरव ने लिफाफे को अपने गाल के पास ले जाकर सूंघा। इसमें एक अजीब सी खुशबू थी, धूप, धूल और बंद कमरों की महक, जिसमें समय की थकान घुली थी। उसने खुद से बुदबुदाया, दादाजी होते तो शायद कहते, अरे रहने दे, तेरे काम की चीज नहीं है। लेकिन दिल के भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी, खोल आरव, देख इसमें क्या है। फिर आरव ने सावधानी से किनारा खोला। अंदर से एक मुड़ा हुआ पीला पड़ चुका कागज निकला, जिस उसकी सतह इतनी नाजुक थी कि छूते ही चरमराने लगी। उसके कागज फैलाया, मतलब उसने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। वीरू, आज तुम्हें ये खत क्यों लिखा है तुम नहीं जानते, पर यदि ये खत तुम्हारे पास है तो इसका मतलब कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ या तुमसे बहुत दूर चला गया हूँ। शायद परिवार ने तुम्हें अगला मुखिया चुना हो, लेकिन याद रखना, मुखिया चुना जाना और असली मुखिया बनना दोनों अलग बातें हैं। मैं तुम्हें परिवार के कुछ नियम और बातें बताना चाहता हूँ जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जानते हैं। पहली पंक्ति पढ़कर ही आरव की भौं यानी आंखें सिकुड़ गई। वीरू कौन है और लिखने वाला कौन था, और वो क्या कह रहा था कि वो अब पास नहीं है। कागज पर आगे क्रमवार बातें लिखी थी जो आरव आगे रीड करता है। परिवार के नियम। पहला नियम, अगर किसी कारण से परिवार को बिना परीक्षा के मुखिया चुनना पड़े तो वह गद्दी संभाल सकता है, लेकिन मुखिया की असली वस्तुओं का उपयोग कर नहीं सकता। यानी मुखिया की वस्तुओं का जैसे अंगूठी, तलवार आदि का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा नियम, अगर मुखिया गद्दी खाली हो तो कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता। तब तक के लिए किसी को अंतरिम मुखिया बनाया जा सकता है, पर वह ना परीक्षा दे सकता ना वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकता है। अंतरिम मुखिया केवल अगली परीक्षा आयोजित कर सकता है, खुद उसमें भाग नहीं ले सकता। परीक्षा तभी हो सकती है जब पुरानी पीढ़ी की छाया दुनिया से विदा हो चुकी हो। अब बेटा तुम्हें कुछ और बातें बताना चाहता हूँ जो परिवार की है। परिवार की कुछ बात। पहली बात, तुम्हें सब चीजें गुप्त रखनी है। ये ज्ञान सिर्फ अगली पीढ़ी को दिया जा सकता है, वो भी संकेतों के माध्यम से। कुछ दिन पहले मुझे परिवार के पहले मुखिया यानी आर्यश्रेय का सपना आया। उन्होंने कहा, हमारे पुश्तैनी हवेली की रक्षा करो, वहाँ कोई आने वाला है। मैं वही जा रहा हूँ। अगर मैं वापस ना आ सकूँ तो अगला योग्य व्यक्ति वहाँ भेजना। यदि अगला उत्तराधिकारी 18 वर्ष की उम्र से पहले परीक्षा पास कर ले तो उसे एक अतिरिक्त परीक्षा देनी होगी जो अब तक
कोई भी पूरी नहीं कर पाया है। अब सब तुम्हारे हाथों में है वीरू। अगर ये पत्र तुम्हारे पास आ चुका है, यानी मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। अगर तू ये रास्ता चुनता है तो याद रख, इसमें खेल कम, बोझ ज्यादा है। हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा होगा और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिन्हें पूछने की हिम्मत भी तुम्हें नहीं होगी, लेकिन उसका जवाब फिर भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर फिर भी तुम्हें लगे जब सब खत्म हो गया है, तब समझ असली शुरुआत वहीं से है। बस अब सब तुम्हारे हाथों में है वीरू। तुम्हारा वसुधान। वीरू बेटा, यह जानना होगा कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। आरव ने अपना सिर उठाया और हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो डर और उम्मीद दोनों के संकेत समेटे हुए थी। वह समझ चुका था कि यह केवल एक खत नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक विरासत का बोझ है। आरव ने खत को धीरे से मोड़ा और अपनी गोद पर रख दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह नहीं जानता था कि ये खत किसने लिखा है, लेकिन अब एक बात तय थी, ये रहस्य उसे चैन से बैठने नहीं देगा जब तक यह सवाल उसके मन में रहेंगे। अब आरव खड़ा हुआ, फिर एक बार उस किताब को देखा जिससे ये सब शुरू हुआ। उसने किताब को पलटना शुरू किया। पर उसका हर पृष्ठ, यानी उसका हर एक पेज खाली था। हाँ, बिल्कुल कोरा। सिर्फ बीच के एक पन्ने पर ही हल्के उभरे हुए अक्षर थे, जो साधारण आंखों से शायद नहीं दिखाई दे। उसने अपनी उंगलियां उस पन्ने पर फेरी, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पन्ने पर पहुंची, किताब से हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। आरव चौंक गया। किताब के बीच से एक कागज का पन्ना किताब के बीच से एक और कागज की तरह खुली, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसे यहाँ छिपा रखा हो। वह कागज पुराने नक्शे जैसा लग रहा था। उस पर उकेरे हुए रास्ते, चिन्ह और एक पुराने अक्षरों में लिखा हुआ एक नाम, वक्रतुल हवेली। आरव के चेहरे पर एक गहरा थी जिज्ञासा अब धीरे धीरे निर्णय में बदल रही थी। वक्रतुल हवेली, उसने धीरे से कहा। शायद ये वही हवेली है जहाँ वसुधान गए थे। उसी पल पीछे से धीमी सी एक आवाज आई। आरव, क्या बेटा तुम हो? आरव बेटा, क्या तुम लाइब्रेरी में आए हो? जैसे ही पीछे से आवाज आई, आरव बेटा, क्या तुम लाइब्रेरी में हो? और जैसे ही आवाज है, उसी पल फिर से एक आश्चर्य और चौंकते हुए आवाज है। क्या तुमने ये पत्र देख लिया? यह सुनते ही आरव ने तुरंत मुड़कर देखा। दादाजी खड़े थे, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता, पर आंखों में कुछ और, शायद एक गहरी चिंता। आरव ने कहा, हाँ दादाजी, मैंने पत्र देख लिया और पढ़ भी लिया। आरव मासूमियत के साथ बोला और कहता है कि उसमें लिखा है कि आप अंतरिम मुखिया हैं। दादाजी चुप रहे और दादाजी धीरे धीरे चलकर कुर्सी पर आकर बैठ गए और कहते हैं, ये बात अब तक सिर्फ मुझे और इस हवेली की दीवारों को पता थी। उन्होंने कहा, अब जब तुमने ये पत्र पढ़ लिया है तो कुछ बातें तुम्हें जाननी ही होगी। आरव उनके पास आकर बैठ गया। दादाजी आरव उनके पास आकर बैठ गया
और उसके मन में जो सवाल थे वो दादाजी के सामने पूछ बैठा। दादाजी, ये वसुधान कौन थे? क्या आप उन्हें जानते थे? तभी आरव के सवाल पर दादाजी कुछ देर चुप रहे। फिर उनकी गहरी सांस और भारी आंखें उन जैसे बीते वर्षों में लौट गई। वसुधान, ये नाम सुने हुए कई बरस बीत गए बेटे। वो मेरे पिता थे, यानी तुम्हारे परदादा। आरव स्तब्ध रह गए। ये खत उन्होंने लिखा था? दादाजी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, उन्होंने लिखा था। और हाँ, मैं ही हूँ वीरू, जिसे उन्होंने खत में संबोधित किया था। बचपन में वो मुझे प्यार से यही बुलाते। आरव चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें दादाजी के चेहरे पर टिकी थी, मानो हर झुर्री में एक नई कहानी छुपी हो। तभी आरव को ध्यान आता है उसके हाथ में जो कागज था। तभी उसका ध्यान उस कागज के नक्शे पर जाता है, छपे नक्शे पर जाता है। वक्रतुल हवेली। वह पूछता है, दादाजी, ये वक्रतुल हवेली क्या है? तब दादाजी धीमी आवाज में फिर से वह बुदबुदाते हैं, वक्रतुल हवेली। दादाजी की आवाज अब धीमी लेकिन स्थिर हो चली। ये हमारी पुश्तैनी हवेली, सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय। यही रहते थे हमारे पूर्वज, वही रहते थे हमारे पहले मुखिया। वो हवेली वसुधान ने नहीं बनाई थी, वो तो उनसे भी कई पीढ़ी पहले बनी थी। पर हाँ, वसुधान वही आखिरी व्यक्ति थे जो वहां गए थे। आरव की आंखें अब उस नक्शे पर टिक गई जिसमें वक्रतुल हवेली दर्ज थी। जैसे कोई भूला बिसरा नाम फिर से सांसें लेने लगा हो। दादाजी बोलते रहे, 6 या 7 पीढ़ी पहले हमारे परिवार ने वो हवेली छोड़ हम 5 पीढ़ी पहले इस गांव में आकर बस गए। मेरे बाबा का जन्म भी यही हुआ, मेरा जन्म भी यही हुआ, तुम्हारे पापा का भी जन्म भी यही हुआ और फिर तुम्हारा भी यही हुआ। उसके बाद फिर कोई ना वहां गया, ना मैं, ना मेरे बाबा, ना ही तुम्हारे पापा। उन्होंने एक पर रुककर आरव की ओर देखा और फिर से कहने लगे, लेकिन एक बात हमेशा खटखटाती रही। क्या मेरे बाबा को कोई सपना आया था या कोई संदेश, कोई चिन्ह जो उन्हें उस हवेली की ओर जाने पर मजबूर कर? दीवार की तरफ अब उनकी आंखें दीवार की तरफ देख रही, जैसे वहां कोई अतीत की परछाई खड़ी हो। अगर वसुधान मुखिया थे, उन्होंने कहा, तो शायद उन्हें ऐसा कुछ पता था जो अब तुम्हें जानना होगा बेटा। कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया है। आरव अब कुछ समय चुप रहा। आरव अब सब कुछ समझ चुका था। ये सिर्फ एक पुराना खत नहीं था, ये एक कड़ी थी उस विरासत की जो सदियों से शांत थी और अब फिर से जागने को थी। तो दादाजी, आरव धीरे से बोला, तो दादाजी अब मुझे क्या करना होगा? दादाजी आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मिश्रित भाव थे, गर्व, चिंता और विश्वास। दादाजी अब सीधा आरव की आंखों में देखते रहे। देखो बेटा, जो रहस्य है, ये जो सच्चाई है, वो तभी पूरी तरह से सामने आएगी जब परिवार का अगला मुखिया आएगा या बनेगा। अगर तुम्हें ये सब जानना है तो तुम्हें अगला मुखिया बनना होगा, और अगर तुम्हें अगला मुखिया बनना है तो तुम्हें जल्दी से 15 साल के हो जाना होगा, क्योंकि 15 साल की उम्र के बाद ही मैं तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार कर सकता हूँ। उसी समय मैं तुम्हें सभी ज्ञान और सभी वस्तुएं और
वो सब कुछ दे पाऊंगा जो मुखिया के लिए जरूरी होता है, उससे पहले कुछ नहीं। और रही वक्रतुल हवेली की, तो वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, या तो मुखिया हो या फिर कोई ऐसा जो मुखिया के बराबर योग्य हो। मेरे पिता वसुदान ने यही कहा था, और अभी के समय में ना तुम वहां जाने योग्य हो, ना परिवार का कोई और। अगर तुम्हें या किसी को वहां जाना है तो पहले खुद को योग्य बनाना होगा। खुद को योग्य बनाना होगा। और एक चीज बेटा, किसी को भी इस खत के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? आरव इस चीज के लिए करता है, फिर लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है, और फिर लाइब्रेरी से जाने के बाद वह इन चीजों के बारे में थोड़ी देर सोचता है, और फिर अपने कामों में शायद यह याद उसके दिमाग में कहीं खो जाती है। फिर वह इन चीजों को ज्यादा याद नहीं करता।